जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुए थे उस पे आप लोगों ने बहुत सारा लाइक्स दिया और आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया था। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करके और जो वीडियो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जो थीम चल रही है अपनी वो थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच जाए। इसमें कंजूसी आप लोग ना करें, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए। और अगर ज़रा सा भी फ़ायदा होता है, जो भी नए इस चैनल पे आए हैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आपको अगर फ़ायदा होता है तो देख के बस निकल मत जाया कीजिए, उसको लाइक करके बताया कीजिए कि आपके काम की चीज़ थी। ठीक है? और वैसे भी आपको पता है कि जो भी हम इस थीम में जो स्टार्ट किए हैं उसमें कोई भी अगर टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, एक बुक से नहीं, एनसीईआरटी ही बस नहीं पढ़ते अपन। एनसीईआरटी के साथ स्पेक्ट्रम, निर्माण आईएएस, घटना चक्र, आपको एनसीईआरटी सार, बहुत सारे बुक्स से मैं देखती हूँ जो भी फैक्ट छूट रहे होते हैं मैं उन फैक्ट्स को क्या करती हूँ, ऐड ऑन कर देती हूँ। क्योंकि अब समय नहीं रहा है कि आप रॉलेक्ट एक्ट यहाँ पे पढ़ लिए फिर कहीं और बुक में जाके देख रहे हैं कि अरे ये फैक्ट छूट गया उसको भी कर ले। तो इस समय की कमी है, इसलिए मैं देखिए जो भी प्रीवियस ईयर का टॉपिक है एटलीस्ट उनको तो सारे फैक्ट्स के साथ करा ही दूंगी। आप लोग घबराइए मत, अभी टाइम है एग्जाम में, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे तो मैं करवा ही दूंगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट। और अगला वीडियो भी जो होगा जो देखिएगा आप कैसे एनसीईआरटी जो है बुक से कैसे बीपीएससी ने सेम टू सेम डिट्टो वहां से एक पैरा को उठा के क्वेश्चंस पूछ दिया है। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा वही होगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जुड़े रहिए चैनल से, और जो नए हैं वो भी जुड़े हैं अब इस चैनल से। आप लोगों को जरूर फायदा होगा। आप यूट्यूब पे जाके आज जैसे रोलेक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, आप अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो आप जो है रोलेक्ट एक्ट आज पढ़ोगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो रोलेक्ट एक्ट से है और उसी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो आप रोलेक्ट एक्ट इस वीडियो से पढ़ के उसके बाद आप किसी भी चैनल पे जाके एक बार रोलेक्ट एक्ट पढ़ लेना। इवन मैं कहूँगी बड़े बड़े यूट्यूबर से भी आप जाके पढ़ लेना, देखना क्या ये सारे फैक्ट्स एड ऑन किए गए हैं, क्या आपके सारे फैक्ट्स जो है एक जगह मिले हैं। और आप जो भी मैं नहीं कह रही कि हाँ या ना में, आपकी जो भी वो हो, आपको जो लगे कि हाँ इसकी क्या रिजल्ट आई है, आपने क्या देखा, वो आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे बुक से जो आपके फैक्ट्स है ना एक जगह कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी थीम क्या है? बीपीएससी टीचर 1.0, 2.0, 3.0 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लिया जाता है, उन क्वेश्चंस के देखे जाते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है किस टॉपिक से आया है, उस टॉपिक के सब्जेक्टिव के साथ साथ सारे तरह के ऑब्जेक्टिव भी किए जाते हैं, सारे तरह के फैक्ट्स भी कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था? यहाँ तक देख लिया था हमने, 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और महात्मा गांधी की जो दक्षिण अफ्रीका की जर्नी थी उसको हमने समाप्त कर दिया था। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया था। उसके बाद यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये नेटॉल भारतीय कांग्रेस जो है ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रहते हुए ही किए थे, क्योंकि ये देखिए 22 अगस्त 1894 को ये स्टैब्लिश हुआ था। तो इस समय महात्मा गांधी 1893 में तो गए ही थे अपने वो दक्षिण अफ्रीका में, और उन्होंने 22 अगस्त 1894 को नेटॉल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। दूसरी चीज देखिए आजकल वो बीपीएससी में क्या होता है कि एनसीईआरटी के ही फैक्ट्स को उठा के डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। अगला वीडियो भी आप देखिएगा कैसे एनसीईआरटी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी को तो बेस लेके ही चलेंगे, उसके साथ सारे फैक्ट्स ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया है, कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन जो था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। ये आपको याद रखना है। इस पैरा का कहने का मतलब यही था मेरा कि इसमें जो ये लाइन दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन जो था निष्क्रिय था या सक्रिय था। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन था वो क्या था? सक्रिय आंदोलन था। ठीक है, ये इस टर्म के लिए ये फैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे कि हमारा क्या होगा, रोलेक्ट एक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि उस पीछे जो हमने देख लिया था जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड था। जो भी देखिए टर्म्स जो होंगे ना, जो फैक्ट्स होंगे ना इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उनको हाईलाइट करके बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए रोलेक्ट एक्ट जो था, गांधी जी 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहते थे। ठीक है, और उन्होंने चलाने का फैसला भी लिया। ठीक है, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद, देखिए इस एक्ट को जो है भारतीयों ने भरपूर विरोध किया था, उसके बावजूद भी क्या हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में इसको पारित कर दिया था।
इस कानून के जरिए राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने साल तक कैद करने का उनको अधिकार दिया जा रहा था? 2 साल तक। वैसे कहीं-कहीं ये भी फैक्ट मिलता है कि वो जब तक चाहते थे वो बंद कर सकते थे इस एक्ट के थ्रू, ठीक है? इसी के ये अन्यायपूर्ण जो कानून आया था, इसी के खिलाफ अहिंसक ढंग से, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा के लिए ही जाने गए हैं खास तौर पे, ठीक है? उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू करने की योजना बनाई थी, ठीक है? अब आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने नोट्स डाल दिया है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस दिनांक को हुआ था ये, और रॉलेट एक्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है उसको और ज़्यादा जितने भी उससे फैक्ट से ऐड ऑन कर दिया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। तो इसमें ऑप्शन में ही कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर एग्जाम में आया था, ठीक है? इसलिए हमने रॉलेट एक्ट को अभी आगे कंटिन्यू किया है। और ये चैप्टर कौन सा चल रहा है एनसीईआरटी का? भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है? अब थोड़ा सा ये देखते हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में भी नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है? एनसीईआरटी में भी नहीं था वैसे। 1917 में जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता समिति गठन की गई थी, ठीक है? उसी ने 1918 में रिपोर्ट अपनी जो जारी की, उसी के आधार पर जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। इसका जो नाम है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अराजक और क्रांतिकारी अपराध, ठीक है? और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन वैसे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, फिर भी याद रखिएगा। उसके बाद ये किसके द्वारा पारित किया गया था? इंपीरियल विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया था दिल्ली में 1919 मार्च को, ठीक है? उसके बाद इसको विधान परिषद अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि विधान परिषद अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया था, ठीक है? जब ये एक्ट पारित हुआ था तो भारत में जो है वायसराय की पद चल रही थी, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है? रॉलेट एक्ट के समय जो अपने भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इनका जो कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921 तक का था, ठीक है? उद्देश्य क्या था जो ये एक्ट पारित हुआ था? तो अभी आपने ऊपर देखा कि जो भी क्रांतिकारी थे उनके जो भावनाएं थी और जो उनकी एक्टिविटी थी उनको जो है कुचलना था, तो यानी क्रांति का जो है दमन करना इनका उद्देश्य था, ठीक है? तो एक्ट का उद्देश्य पूछा जाए तो क्या था? क्रांति का दमन, ठीक है? और कब पारित हुआ? मार्च 1919 दिल्ली में इंपीरियल विधान परिषद के द्वारा, ठीक है? उसके बाद देखिए गांधी जी ने क्या सोचा था? 6 अप्रैल को अपन जुलूस करेंगे, उन्होंने ये फैसला किया था। तब तक क्या हुआ कि 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद कर मत दो आंदोलन उसी के साथ शुरुआत कर दिए थे, ठीक है? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किस समय ये कर मत दो का आंदोलन किया था? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के ही बीच में उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था 30 मार्च को दिल्ली से कर मत दो आंदोलन। अब कर मत दो आंदोलन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि कर मत दो नारा जो है वो किसने दिया है? सरदार पटेल ने दिया है। अगर नारा पूछेगा, ध्यान रखिएगा, नारा पूछेगा तो सरदार पटेल हो जाएंगे, और अगर कर मत दो आंदोलन पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे? स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये जो है अमेरिका की क्रांति के नारा था, ठीक है? एक अमेरिका में क्रांति हुई थी उसका नारा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो याद रखिएगा, इन तीनों में फर्क याद रखना है। कर मत दो आंदोलन पूछे तो क्या हो जाएंगे? श्रद्धानंद। और अगर कर मत दो नारा पूछता है तो कौन हो जाएंगे? पटेल, ठीक है? जैसा कि आप ये ऊपर में भी देखेंगे, ये वाला जो देखा था आपने निष्क्रिय विरोध वाला, तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि निष्क्रिय विरोध के जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध को प्रतिपादित किसने किया था? तो वो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था, ठीक है? अरविंद घोष। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। निष्क्रिय विरोध, ठीक है? इसके जनक या प्रतिपादक कौन है? तो ये है अरविंद घोष, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। वैसे ही आप लोग कर मत दो वाले में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये तीनों फैक्ट जो है एक जगह डाल दिया है, ठीक है? उसके बाद देखिए जब ये 1919 का जो एक्ट पारित हुआ था तो उस समय जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर था, ध्यान रखिएगा, उसी ने आदेश पारित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय, वैसे ये वो आगे जो है बुक उसमें मिलेगा, तो गवर्नर कौन था उस समय? लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का ओ डायर था। देखिए भारत का पूरा वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है? उसके बाद अब क्या होता है कि
अलग अलग, जैसे कि अपना भारत हो गया, उसके बाद राज्य हैं तो सब में सीएम होते हैं, उसी टाइप से जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर था। ठीक है। सेना प्रमुख कौन था उस समय, आर डायर था, रेजिनाल्ड आर डायर, जो वहां पे अमृतसर की जो घटना घटी थी, वहां पे जो ऑर्डर दिया था गोरखा रेजिमेंट को गोली चलाने का, वो किसने दिया था, आर डायर ने दिया था। लेकिन उस आदेश को पारित किसने किया था, ओ डायर ने पारित किया था। ठीक है। क्योंकि पंजाब में अगर कोई भी हरकत हो रही है तो ये जो आर डायर है बिना किसी परमिशन के तो करेगा नहीं, पहले इसी ने आदेश दिया था, क्योंकि इससे बड़ा पद पे कौन है, ये है ओ डायर। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर डायर जो था वो घटना स्थल पे जो ऑर्डर दिया था वो था आर डायर, लेकिन पारित किसने किया था उस समय, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर। ठीक है। रेजिमेंट जो गई थी वहां पे वो कौन सी थी, गोरखा रेजिमेंट गई थी। अब देखिए क्या हुआ था, भारत में उस समय ना मार्शल लॉ लागू किया गया था। ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में किया गया था। अब क्या, उससे संचार की जो उस समय कमी थी, तो किसी भारतीयों के पास पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा था। अब क्या हुआ कि कुछ जो आगे देखेंगे आप, बैसाखी के दिन कैसे वो लोग बैठ के कर रहे थे, तो उसकी जो सूचना है ना, वो जाके ओडायर को किसने दी थी, हंसराज ने दी थी, जो एक भारतीय ही था। ठीक है। तो भारतीय गद्दार मतलब ये था एक तरह से, इसी ने, हंसराज ने इसको सूचना दी थी। तो पूछा जाए, अगर 1919 में हो रही जो शांतिपूर्ण सम्मेलन थी उसकी सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी, तो हंसराज ने दी थी। ठीक है। याद रखिएगा। और हंटर जो कमीशन थी वो 1919 के विरोध में, देखिएगा आप आगे जो है मिलेगा, उस तो भारतीयों ने भी एक नॉन कांग्रेस जो अपना वो है समिति है बिठाई थी उसने, मतलब जांच के लिए। तो वो उसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। उन्होंने डायर को दोषी भी बताया था। चलिए आगे मिलेगा उसमें उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है। और जैसे वो ओ डायर को आपने देखा कि उधम वो ओ डायर जो था, ये क्या हुआ कि चला गया था ब्रिटेन, अपना आराम से इसने कार्यकाल पूरा किया और आराम से ये पंजाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर आराम से बन के रहा, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि दिक्कत तो आई इसके साथ जो भी हुआ, और ये आराम से चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उधम सिंह जो थे वो, उन्होंने देखा उस समय स्थल पे वो थे, और वो जो है बाद में बदला लिए थे। उनको बचपन में वैसे शेर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने अपना खुद का नाम जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उनने जो उधम सिंह है, उनने अपने खुद की नाम क्या बताई थी, राम मोहन सिंह आजाद बताया था। ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था उधम सिंह का, उनका हुआ था संगरूर जिला सुनाम पंजाब में। ठीक है। इनकी जन्म कब हुई थी, 26 दिसंबर 1819 को हुई थी। ठीक है। कब हुआ था, 26 दिसंबर 1819 को। और उन्होंने, जब उधम सिंह ने ओ डायर को मारा था। ठीक है। तो याद रखिएगा, ओ मतलब कि आप किसी को ओ बोल रहे थे यानी आपसे वो दूर है, तो आप इंडिया में है और लंदन वाली बात हो रही है, तो आप ओ डायर याद रखना है ऐसे भी। तो ये जो उन्होंने ओ डायर को जो उधम सिंह ने मारा था, वो कब मारा था, 13 मार्च 1940 को मारा था। कहाँ मारा था, लंदन में एक कॉक्सटन जो है हॉल है, कॉक्सटन नाम का जो है एक हॉल है, हॉल था वहां पे, उसी हॉल में जाके उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ओ डायर को गोलियों से भून दिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उस सरेंडर करने के बाद क्या हुआ, 21 जुलाई 1940 को उनकी जो है फांसी दे दी गई थी उनको। ठीक है। 13 मार्च को उन्होंने उनको उसको ओ डायर को गोली मारा था, और फिर अगले 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और जो उधम सिंह है, उनकी अस्थियां जो है भारत में 1974 में लाया गया था। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि उधम सिंह की जो अस्थि है 1974 में भारत में लाया गया था, और उन्हें फांसी कब मिल गई थी, तो 31 जुलाई 1940 को। उन्होंने ओ डायर को कब मारा था, 13 मार्च 1940 को। ठीक है। कहाँ मारा था, लंदन में मारा था। उसके बाद ये भी टर्म आगे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहीं लिख दिया है। जमनालाल भी जो है, रॉलेक्ट एक्ट के जब जलियांवाला बाग हुआ था उसके विरोध में, उन्होंने राय बहादुर की अपनी पदवी को त्याग दिया था। तो ये अभी ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे नहीं मिलेगा ये। ठीक है। तो ये मैंने इसमें यहीं पे दे दिया है। ये शॉर्ट नोट्स था, पहले ही मैंने इसको ऐड कर दिया था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए, जो स्पेक्ट्रम है उसके थ्रू हम लोग रॉलेक्ट एक्ट को आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है। जिनका कवर उसी में हो गया हो तो वो आगे बढ़ के अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करें। ठीक है। और जिनको लगता है थोड़ा सा और भी फैक्ट्स जो है वो मिल जाए, तो आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है। देखिए, रॉलेक्ट एक्ट 1919 का भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष था। पता ही है, 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो खत्म हुआ था। उसके बाद जो अंग्रेज है उनका दोगलापन जो है सामने आया था, क्योंकि वो लोग जो आश्वासन दिए उसके विरुद्ध एकदम विपरीत निकले वो लोग। ठीक है। उन लोगों ने बिल्कुल
मतलब एक भी आश्वासन को पूरा नहीं किया। इवन गांधी जी भी पछता रहे थे कि कैसे क्यों हमने सेना में भर्ती कराया अपने भारतीयों को, ठीक है। बेकार में उनको सार्जेंट का नाम भी एक मिल गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, तो वो भी पछता रहे थे, ठीक है। सबके अंदर एक जो आक्रोश है ना वो भरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारियों गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हैं, ठीक है। बहुत चालू थे अंग्रेज, वो सोचते थे कि बीच में रह के पता करो, जांच करते रहो कि क्या सोच रहे हैं भारतीय, ताकि उस पर पहले ही एक्शन ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उससे निपटने के लिए किस प्रकार कानूनों की आवश्यकता है ये भी देखते थे वो, ठीक है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की, उन्हीं रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। जब उन्होंने 1917 में जो है जस्टिस रेलवे की वो रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी ना, तो 1918 में उन्होंने रिपोर्ट दिया, उसी के आधार पे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे, देखिए ये ऊपर जो दिया है उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए उसको छोड़ते बनिए। यहाँ से आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड अब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रॉलेट एक्ट के ही बाद जो है, उसी के जो इन्होंने 13 अप्रैल का ये जो बर्बर एवं घिनौना रूप जो अंग्रेजों का सामने आया था, वो इसी की वजह से है। और ध्यान रखिएगा, रक्त रंजित धब्बा जो है पूर्ण घटना जो है किसे कहा जाता है, तो वो 1919 का जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था उसको कहा जाता है, क्योंकि खून से लोग लथपथ हो गए थे, बहुत से हजारों लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। अब जो ये बुक है उसमें जो भी हाईलाइटेड है वो देख लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इस जलियांवाला बाग के विरोध में जो रॉलेट एक्ट के जो सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह, इस एक्ट के विरोध में जब प्रतिक्रियाएं की गई, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा रहा, अमृतसर रहा, ठीक है, पंजाब का अमृतसर। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन सा जो शहर था वो सबसे प्रभावित रहा था इस समय, ठीक है। तो ये घटना जो है वहीं घटी ही थी अमृतसर में, तो सबसे प्रभावित कौन था, वही था। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की, भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। अब देखिए क्या हुआ, सबको आज भी ये फंडा अपनाया जाता है कि आज भारत बंद रहेगा, आज इनको आज़ादी दो, वो आज़ाद करो, इनको जेल से निकालो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, भारत बंद करेंगे। तो वही वाली चीज़ उस समय भी हो रही थी, ठीक है। दुकानें बंद कर दी, खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार को दिए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी को जाहिर किया था। क्योंकि अपन भारत बंद करते हैं तो क्यों, अपनी नाराजगी ही तो जाहिर करते हैं ना, वैसे ही उन लोगों ने भी उस समय भी जो है नाराजगी जाहिर की थी अंग्रेजों के सामने, ठीक है। 9 अप्रैल को, अब ये घटना याद रखिएगा, 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो किस दिन किया था, 9 अप्रैल को किया था। और ये दोनों नेता जो थे पंजाब से ही थे। देखिए, अगर याद नहीं होता हो कि कौन से जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो आपको पता है कि 13 अप्रैल को 1919 को जो घटना घटी थी, उसमें क्या हुआ था, सत्य के लिए सब कोई लड़ रहे थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, उनको कुचल दिया गया, बिल्कुल गोलियां चलाई गई, एक दूसरे के ऊपर लोग कुचल कुचल के भाग रहे थे, कुएं में कूद रहे थे जान बचाने को, फिर उसमें जाके कुचल कुचल के मर जा रहे थे। तो इससे याद रखिएगा कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई जो आपको कहना है ना कि वास्तविकता से कोई भी इसकी क्या वास्तविक नहीं है, मतलब कोई इसका समाधान नहीं, मतलब ये है, बस ये ट्रिक के लिए बताया गया है, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इस घटना में हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया। अब इतने सारे इन लोगों ने मतलब वो किए कि क्या करना, 1919 का एक्ट ला दिए। और अच्छा, आप ये भी याद रखिएगा, चलिए आगे मिलेगा तो ये ट्रिक बता दूंगी आपको। तो इस घटना से अब जो 1919 का एक्ट जो है ना पारित हो गया था ना, इससे भारतीयों में रोष प्राप्त हो बहुत बहुत व्याप्त रूप में, एक पीक पॉइंट पे इनकी जो आक्रोश थी वो फैल गई थी, ठीक है। वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे कि तुम लोग आजाद करो उन्हें। किसे किसे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, ठीक है। क्योंकि वे एक अच्छे लोकप्रिय नेता थे वो भी पंजाब के। चूंकि पुलिस को गोली चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसमें कुछ प्रदर्शनी मारे गए। देखिए, दंगे जब हुए थे उसमें 5 अंग्रेज भी मारे गए थे, और एक मार्सेला शेरवुड नाम करके एक मिशनरी की महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, उसको भी पीटा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो 1919 का एक्ट है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, उसके विरोध में जो सत्याग्रह हो रहे थे, उसमें एक अंग्रेजी मिशनरी महिला कौन थी, मार्सेला शेरवुड थी, और 5 अंग्रेज भी मारे गए थे दंगे में, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है, उसको पीटा गया था जब वो मार्सेला शेरवुड जो है साइकिल से जा रही थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी नाम पूछा जा सकता है मे बी। उसके बाद आगे देखेंगे, उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। ठीक है, जो सेनापति था एक तरह से। ठीक है, किसको? रेजिनाल्ड डायर को, आर डायर इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम था रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है किस ब्रिगेडियर का जो है संबंध था जलियांवाला बाग से, तो वो कौन था? आर डायर। ठीक है, डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की। अब देखिए 13 अप्रैल की ही घटना है और उसने 13 अप्रैल को ही ये घोषणा जारी की थी कि लोग पास के बिना शहर में ना जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन या सभाएं ना करें। उसी को मार्शल लॉ कहते हैं कि आप एक से ज्यादा, 1 2 3 हैं आप, या 1 से 2 हैं लोग, एक साथ नहीं दिखेंगे। इससे क्या होता है कि आप अगर 1 से 2 हो गए, 3 हो गए, तो आप लोग बैठ के कोई भी प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए क्या किया जाता है, ये मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। आज भी भारत में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लागू किया जाता है। आज भी है 44 जो धारा है वो मतलब लागू कर दी जाती है। उससे क्या होता है कि आप 1 से 2 आदमी एक साथ घूम नहीं सकते। अब रात में आपको टहलना हो तो भी टहलते नहीं है लोग। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए ग्रुप जब तक बनेगा नहीं, कोई भी काम हो ग्रुप में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी चीज को उन लोगों ने, मतलब इसी चीज को रोकने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, मार्शल लॉ को लगाया था। अब 13 अप्रैल को ही उसने घोषणा ये जारी की थी। लेकिन क्या हुआ कि उसी 13 अप्रैल को जो है बैसाखी मनाते हैं सब कोई वहां पे पंजाब में, और मेला भी लगता है, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ भी लगा है। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, शांतिपूर्ण अपना सम्मेलन कर रहे थे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे बेचारे। ठीक है, उनको पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। अब स्थानीय नेता जो थे उन्होंने भी विरोध सभा जो करना था एक्ट के विरोध में, वो भी वहीं पे आयोजन हुआ। ठीक है, त्योहारों के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ध्यान रखिएगा इस मैटर को, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ठीक है, जिसमें 2 प्रस्ताव रखे गए। एक तो रॉलेट अधिनियम को वापिस लो, ठीक है, उसको समाप्त करो। दूसरा चीज ये कि 10 अप्रैल को गोलीबारी की निंदा की गई। 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई थी ना, जिसमें 5 अंग्रेज भी मारे गए, और मार्सेला शेरूड जो मिशनरी महिला थी, अंग्रेजी मिशनरी महिला, उस जो साइकिल से आ रही थी, वो उसको भी पीटा गया। तो उसके लिए भी जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। ठीक है, जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। अब क्या हुआ देखिए, ये लोग जो शांतिपूर्ण अपना बैठक कर रहे थे ना, जो शांतिपूर्ण सभा थी, उसके क्या हुआ, जाके हंसराज जो है ना, डायर को जाके न्यूज दे दिया। बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजों का जो है हेल्प किया है। अगर नहीं तो अंग्रेज जो है अपने भारत में कभी भी इतना जो 100 साल जो करीब अपना भारत पे वो किए ना, शासन किए ना, वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं भारतीयों का भी हाथ था। और आप आगे देखेंगे गांधी जी ने भी इस बात को अपने हिंद स्वराज बुक जो है उसमें मानी है। ठीक है, कि भारतीयों का सपोर्ट जो है कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं था, और उन्होंने ही सपोर्ट किया है किसी भी, जैसे अंग्रेज जो है हमारे देश में आके हमें गुलाम बनाए थे। ठीक है, तो वो भी देखिएगा। अब ऐसे क्या हुआ कि हंसराज जो था वो जाके उनको दे दिया कि आपको पता है आपके विरोध में जाके सभी फिर भी सभा कर रहे हैं, एक से ज्यादा, मतलब मेला था वहां भी लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। तो इसको क्या लगा डायर को कि ये मेरी जो आदेश थी उसकी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। अब वो सिंपल सी बात है, गुस्सा हो गया। ठीक है, फिर डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसको गुस्सा चढ़ गया कि इन्होंने मेरे आदेश का जो है अवहेलना किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, देखिए उसमें जो मेला था तो बच्चे बूढ़े बड़े सब होंगे उसमें। ठीक है, तो सभी शामिल थे उसमें, युवा महिलाएं बड़े बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग, देखिए 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें कम बताया गया था, 300 के अप्रोक्स बताया गया था। देखिए 1000 लोग मारे गए थे लगभग, 1200 लोग तो घायल हुए थे लगभग। ठीक है, इसके बाद जालियांवाला बाग पूरे देश में स्तब्ध रह गया देख के, क्योंकि उस समय क्या हुआ, कुआं था, एक ही तो रास्ता था, वो भी बंद करवा दिया था उसने, जो डायर है उसने, और लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। और लगातार गोलियां उसने चलवाई थी, तो बहुत सारे लोग उसमें, हजारों लोग की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, बहसी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया था। अब देख के लोग एकदम स्तब्ध रह गए थे, कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, शॉक्ड थे। ठीक है, पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब निंदा, निंदा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अब ध्यान रखिएगा, नाइटहुड कहे, सर कहे या अलंकरण कहे, किसने त्यागा था, तो रविन्द्रनाथ
टैगोर ने त्यागा था। और जमनालाल ने क्या त्यागा था? राय बहादुर का जो अपना पदवी है उन्होंने त्याग दिया था। राय बहादुर जो है फाइनेंशियल मतलब कांग्रेस कांग्रेस जो थे ना उनके अंडर में रहते थे, वो फाइनेंशियल टाइप के, ठीक है। तो जो जमनालाल हैं उन्होंने क्या त्यागा था? राय बहादुर की वो अपनी पदवी जो है उन्होंने त्यागी थी। शंकर रामनगर ने क्या हुआ वो त्यागा था? वायस राय की कार्यकारिणी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। गांधी जी ने कैसर हिंद की त्याग दी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने पदवी को त्याग दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अब समय आ गया है कि जो अंग्रेजों के ये झूठे तमगे हैं उनको निकाल फेंका जाए और उनके जो उपाधियां हैं उसे लौटा दी जाए और भारतीयों के साथ अपना एक भारतीय के रूप में होकर खड़ा हुआ जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहते हुए और नाइटहुड की उपाधि को क्या किया? त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है। अब क्या हुआ? लोग अहिंसा को तो कर रहे थे, शांति से ही तो बैठ के सम्मेलन कर रहे थे, लेकिन ऐसी जो घटनाएं घटी 13 अप्रैल की, उसको देख के क्या सब में आक्रोश पैदा हो गया। अब वो लोग अहिंसा से हट के थोड़ा सा भटक के अब वो कहाँ जा रहे थे? हिंसा के मार्ग पे जा रहे थे। और गांधी जी तो किसी भी हालत में अहिंसा का मतलब हिंसा का वो सहयोग करते ही नहीं है, वो अहिंसा के प्रति ही मतलब डटे रहते थे। तो उनने देखा कि हिंसा होने लगी है, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त करने का घोषित कर दिया। अब उनकी आदत थी, देखो जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया, चोरा चोरी का कांड हुआ, उन्होंने फटाक से क्या किया? वो जो सत्याग्रह था उसको समाप्त कर दिया। वैसे ही इसको भी रॉलेट सत्याग्रह जो था, याद रखिएगा 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को समाप्त कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, ये याद रखिएगा। अब आगे एक इतिहासकार है, अब आजकल इतिहासकार का भी वो कथन भी पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिए। एपीजे टेलर इतिहासकार के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। इससे क्या हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली हो गई, मतलब खुल गया कि हाँ यार ये अंग्रेज जो है हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, ठीक है। कुछ भारतीय देखिए तब भी मानते थे कि हम अंग्रेज जो है ना हमारे लाभ के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जो आदमी थे ना, जो अच्छे अच्छे मतलब पैसे वाले थे, इन लोगों का मानना थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता था कि अंग्रेज तो हमारा क्या बिगाड़ रहा है, ठीक है। ज्यादा तो पीछे यही है कृषि भी, मतलब जो कृषक जाति है वो लोग ज्यादा जो इसमें है अंग्रेजों से पिसते थे, ठीक है। ज्यादातर शुल्क लगाना, वो वसूल करना, इन सब की वजह से कौन पिसता था? किसान पिसते थे, ठीक। तो बहुत सारे भारतीय क्या करते थे? सपोर्ट भी करते थे। जैसे ग्वालियर के सिंधिया को देखेंगे, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था उन लोगों ने, ठीक है। अब चलिए ये क्या था? तब ये किसके अनुसार ये मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए? ये थे एपीजे टेलर, एक इतिहासकार थे, ठीक है। 1919 की घटना ने पंजाब के प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप को उबारने में मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह की ये भारत नौजवान सभा, ठीक है। नेक्स्ट है उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम, हाँ ये मैंने अभी आगे बताया था, ये याद रखिए आप। उधम सिंह, देखिए इससे क्या होता है आपको याद हो जाता है चीजें, तो अगर रिपीट हो रही हैं चीजें तो उससे घबराइएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम, ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से केबीसी में भी ये क्वेश्चन आया था, वैसे एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, कि किसने अपना नाम जो है राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, ठीक है। तो ये कौन ने रखा था? उधम सिंह ने खुद का नाम क्या रखा था उन्होंने? राम मोहम्मद सिंह आजाद। वैसे उनको बचपन में प्यार से क्या बुलाया जाता था? शेर सिंह बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वैसे वो नहीं पूछेगा लेकिन ये वाला नाम जो है पूछता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किसको मारा था? गवर्नर माइकल ओडायर को जाके कहाँ मारा था? वो लंदन में मारा था। पंजाब के ये जो विरोध हुआ था ना 1919 का, तो विभत्स रूप को कुचलने का संकल्प भी लिया था और उनके जीवन का एक ही एम था कि मैं ओडायर को तो मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है। बहुत डटे थे। और एक होता है ना कि अपने जो एम है या कोई भी चीज है उस पर डटे रहना, और वो डटे रहे। और अप्रॉक्स देखिए 1919 में वो घटना घटी है और 1940 में जाके उन्होंने अपना जो संकल्प है वो पूरा किया है, ठीक है। तो इतने साल तक उन्होंने अपने संकल्प को जागृत रखा था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक अच्छे हीरो थे मानिए तो वो, ठीक है। और वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था संगरूर जिला, सुनाम, पंजाब में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1819 में उनका जन्म हुआ था। और कब उन्होंने मारा था इसको जाके ओडायर को? 13 मार्च को मारा था, याद रखिएगा, ठीक है। 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी और उन्होंने 13 मार्च को
उसको जाके 1940 में मारा था। और इनको फांसी कब दे दी गई थी, तो याद रखिएगा 21 जुलाई 1940 को जो है उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी और 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो घटना है पूरी घट गई, जलियांवाला बाग हो गया, एक्ट जो है वो भी लागू हो, सब हो गया। अब क्या होता है, हंटर कमेटी, अब ये सब घटना घटने के बाद अंग्रेज जो है एक तरह से कहिए लॉलीपॉप लेके आना, ठीक है, वैसे लेके आते हैं क्या, हंटर आयोग को। उन्होंने क्या किया देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया था। देखिए कुछ अंग्रेज को भी लगा कि ये करना नहीं चाहिए था। ठीक है, देखेंगे आगे किसको किसको क्या लगा था। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। किसने किया, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। क्यों, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, इसीलिए उसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन रियल में वो क्या था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, उसके बाद ये जो था ना वो स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस सीनेटर था जो अपना विलियम हंटर है। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य बम्बे, दिल्ली, पंजाब एवं में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने का उपाय सुझाना था। ठीक है, अंग्रेज यही करते ही थे। अब देखिए ये हंटर कमीशन जो बिठाया गया था उसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। तो वो 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, याद रखिएगा कितने भारतीय सदस्य थे, 3 थे। तो पहले कौन थे, सर चिमनलाल हरिलाल कहाँ गए, शीतलवाड़ा। ठीक है, चमनलाल शीतलवाड़ा। और दूसरे कौन थे, पंडित जगत नारायण। और तीसरे थे आपके साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ध्यान रखिएगा 3 भारतीयों का नाम हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन थे, एक तो चिमनलाल शीतलवाड़ा हो गए, दूसरे हो गए पंडित जगत नारायण, तीसरे हो गए साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, ये तीनों जो थे हंटर कमीशन में मतलब इनको लिए गए थे और ये कौन थे, भारतीय थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि ये तो हंटर कमीशन जो है सरकारी रूप से बिठाया गया था, समिति गठन की गई थी और ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारतीयों ने भी अपना जो है पर्सनल जो है अपना नॉन कांग्रेस में मतलब नॉन गवर्नमेंट का जो समिति है गठन किया था। तो उस गठन में कौन कौन थे, शायद इसमें दिया हुआ नहीं दिया है शायद आगे में, तो चलिए बता देती हूँ ऐसे ही। देखिए एक भारतीय जो है उन लोगों ने भी अपना एक समिति गठन की थी, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, भारतीयों के द्वारा जो समिति गठन की गई थी इसकी जांच के लिए 1919 जो 13 अप्रैल 1919 का जो घटना हुआ था जलियांवाला बाग, उसकी जांच के लिए भारतीयों ने क्या गठन किया था, एक समिति गठन की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, मोहन मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ये उसके अध्यक्ष थे। और इसके प्रारूप को देखिए, हंटर कमीशन के प्रारूप को लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, और ये जो इन्होंने जो अपनी समिति थी, ये भारतीय समिति जो थी, इसने डायर को दोषी बताया था। हालांकि अभी देख लेते हैं कि जो हंटर कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें क्या बताया था। डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न किया। ठीक है, ये वाला तद मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई। ठीक है, कब इन्होंने रिपोर्ट, हंटर कमीशन ने कब अपनी रिपोर्ट दी थी, मार्च 1920 को दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा तो की थी। ठीक है, रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्यवाही ना करना एक भूल थी। अब बताइए इतने लोग मर गए और वो कह रहा भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी। ठीक है, डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा की गई। देखिए डायर का मानना था कि मैं एक नैतिक प्रभाव लोगों में वो करना चाहता हूँ। जैसे फिल्म में नहीं देखते हैं अपन कि हीरो को तो नहीं मारता गुंडा, लेकिन सामने बगल वाले को क्या करता है, वो गोली से धड़ाक दे बिना पूछे उछे धुन देता है। क्यों, ताकि सामने वाला डर जाए। तो वैसे ही इन लोगों ने क्या किया था, ये इसका किसका था, डायर का जो ये सोच था कि अगर मैं एक बार अभी इन लोगों को छूट दे दूंगा तो फिर ये मेरे सामने आएंगे, फिर मैं इन्हें समझाऊंगा, फिर ये क्या होगी, मूर्खता होगी, उसने सोचा। ठीक है, इसीलिए वो अपना पक्ष में यही कहा था कि वो एक नैतिक प्रभाव लोगों पे छोड़ना चाहता था। ठीक है, डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। जालियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। जालिया आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने के प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था। अब भारतीयों ने अपना जो है
सच्चाई यही था कि बहुत से लोगों को पता नहीं चला था, तो उन्होंने गवाही में ये बताया। ठीक है। उसके बाद देखिए डायर का कृत्य, ये डायर का ये कौन किसने बोला था? रिपोर्ट ने बताया था कि डायर का कृत्य अमान्य और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया है। ठीक है। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के, देखिए इसने माना कि हाँ ये गलती हुई है, उससे भूल हुई है, एक मतलब इसने ब्रिटिश शासन की छवि को धूमिल भी किया है, लेकिन उन्होंने उसके प्रति जो है ना किसी प्रकार का दंड या अनुशासनात्मक जो कार्यवाही होती है वो नहीं किया। चूंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, आज भी होता है कि ये पीछे अधिकारी है तो अच्छे अच्छे लोग मतलब भ्रष्ट निकलते हैं, गुंडे निकलते हैं। मामला सेना परिषद को दे दिया गया। बाद में क्या हुआ, ये मामला सेना परिषद को दे दिया गया था। ठीक है। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अधिकारियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने अधिकारी, उनको जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको क्षतिपूर्ति अधिनियम उनके लिए एक पारित कर दिया। ठीक है। उसे क्या कहा गया? इंडेमिनिटी एक्ट कहा गया, जिसको भारतीयों ने क्या नाम दिया? व्हाइट वॉशिंग बिल कहा। ठीक है। और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की थी। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स जो लंदन का था, चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। तो ध्यान रखिएगा किसने निंदा करी थी? तो अमृत में घटी घटना की चर्चिल ने क्या की थी? निंदा की थी। ठीक है। उसे उसने क्या बताया था? शैतानी कार्य कहा था। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई। डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर नहीं रहने दिया जाना। तो बाद में क्या हुआ? उसको पद से हटा दिया गया और उसे कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है। तो 1920 में उसको पद से हटा दिए गए और फिर उसको कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी और एक ठोस कार्रवाई जो होती है वो नहीं की गई। तनख्वाह भी क्या किया गया? आधा कर दिया गया। इवन और उसको सेना का जो पेंशन है वो भी दिया जा रहा था और वो मिलती रही। ठीक है। उसके बाद डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया। और उसके बाद देखिए ये वाला मैटर क्या हुआ था कि उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित की गई। मॉर्निंग पोस्ट समाचार एक पत्र है, उसने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान किसने किया था? रुडयार्ड किपलिन ने किया था। ठीक है। और ये कौन सा समाचार पत्र ने बताया था? मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया था। ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे कि अखबार ने उनको उसके बारे में क्या क्या कहा था। अब इसमें थोड़ा सा अपन कांग्रेस की दृष्टिकोण देख लेते हैं। उन्होंने एक गैर सरकारी समिति बैठाई थी, मैंने बताया ही। उसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे, MR जयकर थे और गांधी जी को भी शामिल किया गया था। ठीक है। और गांधी जी जो है, ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट्स थे उसमें लिखने का भी काम किसको दिया गया था? गांधी जी को दिया गया था। ठीक है। तो और जो अपने नॉन कांग्रेस वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति बिठाई थी, उसमें भी गांधी जी शामिल थे और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। इन्होंने निंदा की और पंजाब में सैनिक शासन मार्शल लॉ लाना किसी भी प्रकार का न्याय संगत नहीं था और डायर को इन्होंने दोषी बताया। लेकिन उस समय नॉन ये गैर सरकारी समिति गठित की गई थी और भारतीयों की उस समय सुनता कौन था? तो इसको कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हंटर कमीशन के साथ साथ ही भारतीयों ने भी एक गैर सरकारी समिति बिठाई थी, गठित किया था। वो कौन था? उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। उसके बाद जो ये अपना डायर है, वो जब इंग्लैंड चला जाता है तो वहां पे देखिए कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है। जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार ने दोषी नहीं बताया था। दूसरी चीज अब इसमें यही देखना है कि एक ब्रितानी अखबार था, उसने क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक नाम से उसको दिया। ठीक है। अपनी जो हेडलाइन होती है उसमें उसने क्या दिया? ब्रितानी अखबार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। फिर एक ब्रितानी लॉर्ड सभा है, उसने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। बताइए, जो इतना घटना घटा के गया है, यहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई है, उसको ये जो है पदवी मिल रही है, तमगे मिल रहे हैं। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। फिर ब्रितानी लॉर्ड सभा ने क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। सरकार ने उसके सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की भी उपाधि दी। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं उसको किसी तरह का हानि नहीं पहुंचा। तो ये क्या कहेंगे अपन, कांग्रेस की जो वो अंग्रेजों की क्या कहेंगे। अब इसी पे गांधी जी ने देखिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से, मतलब जो ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी जलियांवाला बाग के लिए ही थी।
को गांधी जी ने क्या कहा था, जब रिपोर्ट आई थी ना तो उसको कहा था पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। यानी कहा था कि पन्ने दर पन्ने जो तुमने रिपोर्ट जारी की है वो निर्लजता से भरी हुई है और ये जो है इसमें तुमने लीपापोती कर दिया है, कुछ भी न्याय संगत जो है रिजल्ट तुमने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, गांधी जी ने कहा था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा किसने दी, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा था वो सही ही था। ठीक है, उसके बाद चलिए अपन वो जो अपना ये है एनसीईआरटी है उसमें भी कुछ टर्म्स हैं उसके प्रति वो भी देख लेते हैं। देखिए सारे गांव कब ये बैठे थे, सालाना बैसाखी का मेला जो होता है उसी में इकट्ठित हुए थे। याद रखिएगा वो डायर जो था वो क्या पैदा करना चाहता था, नैतिक प्रभाव, जो मैंने बता दिया। ध्यान रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था लेकिन अभी भी वो मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा है उन लोगों के बीच उठा ही है, उसका साथ देंगे अपन तो क्या होंगे, एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम की एकता पे जो है महात्मा गांधी जो है बहुत जोर दिए थे इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो खिलाफत आंदोलन में अगले वीडियो में मतलब ले आऊंगी, उसमें क्या उसको अच्छे से समझा दूंगी जो खिलाफत आंदोलन था वो कैसे वर्ल्ड वॉर में क्या रोल निभाया था। ठीक है, फिलहाल आप जान जाइए कि वहाँ पे जो तुर्की का खलीफा था ना कमाल पाशा, उसके विरुद्ध में ये जो है अपने मुस्लिम लोग ये खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। अली ब्रदर्स जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे, बाद में उसका महात्मा गांधी भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये वाला सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला टर्म जो है असहयोग ही क्यों है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे लेकिन इसके पहले आप एक स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे। ये वाला स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऊपर से एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है तो और भी पूछा जा सकता है। देखिए लिखा है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में उन्होंने लिखी थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का भी ये मानना था, हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने खुद लिखा था ये बात कि भारतीयों के सहयोग से ही जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में स्थापित हुआ था। ठीक है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने जो है एक साल के अंदर बताया था कि हम लोग अपने स्वशासन को प्राप्त कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। वो अपन आगे जो है ना असहयोग आंदोलन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें अपन देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि अब असहयोग आंदोलन जो है एक अलग में ही एक टॉपिक है अपना, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो इसमें ऐड ऑन नहीं की हूँ मैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप चलिए रॉलेट एक्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो ये क्या था, दूसरा नंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा नहीं करना। तो यहीं पे मैं बताना चाहती थी कि एक ट्रिक याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जा सकता है, डीएवी। ठीक है, स्कूल फेमस है ना डीएवी। तो देखिए बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। ठीक है, इस जो रॉलेट एक्ट है उसको काला कानून ने गांधी जी ने कहा था। ठीक है, उसको ये भी कहा जाता है बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का एक्ट कौन सा था, रॉलेट एक्ट। आपको कोई किसी भी प्रकार की आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, किसी भी प्रकार की आपकी बिना दलील बिना कोई अपील नहीं सुनी जाएगी और किसी भी प्रकार का आप वकील नहीं रख सकते हैं। आपको डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा 2 साल के लिए और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी रखा जा सकता है। ठीक है, बिना किसी आधार को बताए हुए, ये जो रॉलेट एक्ट था उसके थ्रू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला जो एक्ट था वो कौन सा था, डीएवी रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट लाने की क्या प्रयोजना थी। देखिए तो प्रयोजना तो उनकी जो मंशा थी वो यही थी कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, पता करना कि कहाँ क्या चल रहा है भारतीयों के मन में, ताकि उसके पहले हम लोग एक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है निम्नलिखित घटना के सही क्रम में नीचे दिए गए कूट को समझाना है। तो
इसमें ऑप्शन नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था क्या, डॉक्टर जो सत्यपाल और जो सैफुद्दीन, वो सैफू किचलू थे, ठीक है, किचलू को दोनों का क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था, जिसके विरोध में ये लोग ने किया था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद 1919 में अमृतसर कांग्रेस का, ये तो बाद में हुआ था, तो पहले फिर आ जाएगा 2, 1, 3 आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 213 जो है सीरीज में हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 9 अप्रैल को। अभी हमने ऊपर देखा था, याद भी किया था कि 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। 13 अप्रैल को वो घटना घटी थी, जो अमृतसर की जलियांवाला घटना थी वो। उसके बाद क्या हुआ था, ये दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ये कब हुआ था, दिसंबर 1919, और उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन जो है और कारण दिया हुआ है, उसी को बताना है। तो पहला कथन क्या है आपका, कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो नाइटहुड आए या सर आए या अलंकरण आए, इन्होंने ये पद त्यागा था, ठीक है। और जमनालाल ने राय बहादुर की त्यागी थी। वे, दूसरा स्टेटमेंट है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये बात इसकी वजह से नहीं था, ये तो ये गलत हो जाएगा कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए चलिए, ये वाला जो है ना अपना पढ़ लेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हृदय विदारक घटना थी ही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो थी लौटा दी। और टैगोर ने क्या कहा था, समय आ गया जब सम्मान के तमगे अपनाने, क्या है, एक सेकेंड, ये अच्छे से पढ़ देती हूँ। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इन्होंने 30 मई को ये तमगा जो है, ये नाइटहुड की जो उपाधि है लौटाते हुए इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था, तो यही था रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध सत्याग्रह करना, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, इस गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। कितने राजनीतिक मंच को, 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन एवं सत्याग्रह सभा, ठीक है। ये देखिए, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा, ये देख लीजिएगा आप। इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, क्योंकि तीनों मंच से उन्होंने, तीनों मंच को जोड़ा था। कौन कौन, होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गई थी, तो देखिए इसमें क्या कहता है, डीएवी, बिना दलील बिना वकील के ये लोग क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे, और मुकदमा चलाए बिना, कुछ बताए बिना कि आपने क्या गलती करी है, ठीक है, संदेह पर भी बंद कर लिए जाते थे। मतलब आप पे संदेह हो गया, आप चल रहे हो, संदेह हो गया तो वो खींच सकते थे आपको, ऐसा था। मतलब उस समय के जो भी भारतीय थे उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो अभी देखा हमने, जो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। और पंजाब का कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओडायर, और सेनापति कौन था, आडायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा जनसंहार घटी, तो वो कौन था, द रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य जो मेन था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। अब आपको बिना पूछे, बिना कहे, बिना बताए आपको बंद कर दिया जा रहा है, तो ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसका हनन ही है। तो ये लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते थे इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो ये अभी आपने देखा, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। देखिए, जिन्हें स्लो लगता होगा वो थोड़ा सा वीडियो को जो है ना आता है ना स्पीड बढ़ाने का, तो वो स्पीड बढ़ा के देख लिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था, देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है, ब्रिगेडियर पूछ दिया है, यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं कि हाँ डायर था, क्या था, कौन नहीं था, कौन सा था। तो इसलिए याद रखिएगा कि वो ब्रिगेडियर कौन था, जनरल डायर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो अभी मैंने कहा सत्य को एकदम से कुचल दिया गया था उस, जबकि वो लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे तरह से ही बैठे थे, फिर भी कुचल कुचल दिया गया था। तो कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल। इनको कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि पर त्यागी थी? तो अभी मैंने बताया कि चाहे वो पूछे यहाँ पे, ये जो नाइटहुड है, कहाँ गया नाइटहुड, ये रहा नाइटहुड की जो उपाधि पूछे, वहां पे सर पूछे कि सर की उपाधि किसने त्याग दी, या अलंकरण किसने त्याग दी, अलंकरण, तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे शंकर नारायणन। अब इसमें भी आपको याद नहीं आ रहा होगा, देखिए एक तो ये भी थे जमनालाल बजाज, जो जमनालाल जो थे वो क्या दिए थे? राय बहादुर से इस्तीफा दिए थे। और ये वायसराय की कार्यकारिणी से किसने दिया था? तो वो शंकर नारायण ने दिया था, शंकरन नायर, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो अभी हमने बताया कि ओ डायर यानी कि अपने से पास से दूर वाले को क्या कहते हैं? ओ। तो वैसे ही याद रखिएगा कि ओ डायर को जो है उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? 13 मार्च 1940 को मारा था। और उनको फांसी कब हुई थी? 31 जुलाई 1940 को हो गई थी उनकी फांसी। और उनका जो वो अस्थियां हैं वो कब लाया गया था? 1974 में भारत में लाया गया था। उन्होंने कहाँ पे हत्या की थी? लंदन में काक्सटन हॉल में। ठीक है। और वो जाते समय ना बोले थे कि मतलब जैसे 13 मार्च को उन्होंने मारा था, तो 12 मार्च को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कहा था कि एक चमत्कार होगा कल। और वही चमत्कार जो था उनका गोलियों से भूनने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया था? तो देखिए यही वाला था आपका जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ना, उसको कहा था उसने। तो किसने कहा था ये बात? निवारक हत्या का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आपको, कौन थे? मॉन्टेग्यू। तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू। वैसे भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपको याद ही होगा, 1919। ठीक है। तो उसी का जो ये मॉन्टेग्यू है वो क्या बोला था इस जलियांवाला बाग नरसंहार को? निवारक हत्या। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में ये भी याद रखिएगा, दीनबंधु सीएफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को क्या कहा था? जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। उनका मानना था, दीनबंधु का और एंड्रूज का, कि ये जो है जानबूझकर इन्होंने जो है इसकी ये वाला जो नरसंहार किया है। एंड्रूज कौन थे? जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने में गांधी जी के शायद मतलब एक इनका अच्छा रोल रहा था, वही एंड्रूज है। ठीक है। अभी ऊपर में आपने देखा था क्वेश्चन में, जो 60 तक क्वेश्चन किए थे उसमें था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये देखिए महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने की कार्य किसको सौंपा गया था? जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। और उसमें जो भी जेपी कृपलानी ये सब थे, उनका नाम देखा ही हमने ऊपर में। तो लिखने का कार्य कौन ने देखा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है। तो पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिर्फ सिफारिश पर आधारित की गई थी। पता ही है कि 1917 में इन्हीं के अध्यक्षता में जो है समिति गठित की गई थी, और 1918 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, और 1919 में एक्ट को लागू कर दिया गया था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ऑफकोर्स किया था। होम रूल लीग और एक और कौन, 3 समितियां जो थी उनको इन्होंने यूज किया था। ठीक है। खिलाफत, तो इन्होंने गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल का उपयोग करने का प्रयास भरपूर किया था। ठीक है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के साथ साथ हुए, ये गलत है, क्योंकि देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था? आगे देखिए, ये रहा 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ठीक है। साइमन कमीशन गठित कब हुआ था? आपका 1927 में गठित हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन, ठीक, ये साइमन कमीशन के बारे में बताई जा रही है कि 1927 में ये गठित किया गया था। और इसी जो साइमन कमीशन है ना, जब ये बम्बई आया था, तो उसी समय लाला लाजपत राय जो है, जो साइमन वापस जाओ, गो बैक का जो नारा लग रहा था, यूसुफ मेहर अली ने जो ये नारा दिया था साइमन कमीशन के विरोध में, उसी समय क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को ना बहुत से लाठियों से मारा गया था। ठीक है। तो 17 नवंबर 1928 की लगभग ये बात है।
तो उस समय क्या हुआ था, लाला लाजपत राय के को लाठी से बहुत मारा गया। तो उन लाठी से जब ये अंग्रेजों के द्वारा वार किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, लगभग 63 ईयर के हो चुके थे वो। तो उन्होंने कहा था कि ये एक एक लाठी जो मेरे बदन पे पड़ रही है, वो तुम लोगों के लिए कील साबित होगी, ठीक है। उसी समय उन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, जब ये गो साइमन बैग की जो विरोध है हो रही थी उसमें, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को उन्होंने उनको लाठी से पिटाई की गई थी, मतलब मारा गया था उनको। और क्या हुआ, वो बूढ़े थे, 63 साल के इंसान थे। उसके बाद लाला लाजपत राय को आप लोग जानते ही हैं, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु कब हो गई, 30 अक्टूबर 1920 को हो गई। उसी के कारणवश उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर 1920 को, ठीक है। तो साइमन वाला जो मैटर है ये गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फिर वही बताना है कि ये हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में कौन कौन सही है। जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी पर गोली चलाई, सिंपल, वो लोग शांति से कर रहे थे, उनका कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पे गोली चलाई जाएगी जो हथियार लेके बैठेंगे। वैसे भी गांधी जी का भी मानना था और औरों का भी मानना था कि भारतीय जो है वो अंग्रेजों के सामने, जो इतने अंग्रेजों के पास हथियार उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो हथियार लेस थे अंग्रेज जो थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी, तो ये भी सही है। जो गोरखा रेजिमेंट थी वो डायर के ही आर डायर के ही मतलब कमान में थी, ठीक है। तीसरा है, गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। देखिए, वो किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी, स्पेक्ट्रम में दिया। कहीं कहीं देखिएगा तो देगा कि 3 मिनट का दिया था, जबकि 3 मिनट का नहीं दिया था उनने। वो डायरेक्ट आया था और गोली चला दिया था, क्योंकि वो गुस्से में था कि ये इन्होंने जो मैंने मार्शल लॉ लगाया है उसके ये लोग विरोध में आए हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन किसने दी थी उस समिति की कि बैठ के यहाँ पे वो हो रहा है, तो वो दिया था हंसराज ने, जो भारतीय गद्दार निकला, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो देखिए, लगान न देने का अभी देखा ना हमने कि 30 मार्च को जो अपने ये है स्वामी श्रद्धानंद कर मत दो आंदोलन शुरू कर दिए थे दिल्ली में, तो ये कौन हो जाएंगे, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। यहाँ भी पढ़ लेते हैं, रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, अभी बताया मैंने, डीएबी से याद रखना है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ठीक है। काला कानून भी गांधी जी ने इसको क्या कहा था, काला कानून का भी नाम दिया जाता है। और काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है, जबकि हमारा आर्टिकल जो है 21 या 22 कहता है ना कि हमें कारण बताना पड़ेगा, आप तभी आप जाके गिरफ्तारी के मैटर में देखिएगा, पॉलिटी में 21 और 22 को पढ़िएगा, उसमें देता है संविधान। और उस समय क्या करता था कि नहीं, आपको कोई कारण भी नहीं बताएगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का यानी कि कर मत दो का एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। और कर मत दो का नारा किसने, सरदार पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, वो इंग्लिश में इसको कहा जाता है वो, और हिंदी में कहा जाता है अराजक और क्रांतिकारी अपराध, ठीक है। और वो उसको प्यार से क्या कहा गया, क्योंकि जो रॉलेक्ट जो है सिडनी, उसकी अध्यक्षता में ये हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया था, रॉलेक्ट एक्ट कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, अभी बताया मैंने कि जो सरकारी जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने एक समिति का आयोग का गठन किया था, वो किसके लिए किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करने के लिए, जो बाद में बिल्कुल लीपापोती करके निकल लिया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखिएगा कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, अभी भी देखा हमने पीछे, मार्च 1920 को, ठीक है। उसके बाद इसने रिपोर्ट में बताया कि वो दोषी उतना नहीं माना गया, बस थोड़ा सा बोल दिया सबके धूमिल किए हैं, उनकी भूल थी, और बस लिपापोती करके हटा दिया गया था, ठीक है। कोई न्याय संगत जो एक होता ना, उसके प्रति न्यायोचित मतलब जो भी घटना घटी उसके प्रति निर्णय लिया जाए, वो नहीं लिया गया ना, उसको किसी प्रकार की सजा दी गई थी, ठीक है। इवन उसको और मतलब प्रोत्साहित किया गया था ब्रिटेन में, जैसे कि ब्रिटानिया अखबार को आपने देखा था, ब्रिटानिया अखबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत को सरकार को लौटाने वाले कौन थे। तो अभी कहा मैंने कि 30 मई को अलंकरण पूछे या सर पूछे या नाइटहुड पूछे, कौन थे, अपने रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने ही त्यागा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो देखिए, जब रॉलेक्ट एक्ट आया था तभी तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर रॉलेक्ट एक्ट आता नहीं तो वो लोग जो है अपना जो सम्मेलन कर रहे थे वो होता नहीं, और सैफुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल थे उनको गिरफ्तार किया नहीं जाता। ठीक है, तो ये किसके इसके जस्ट पूर्व क्या हुआ था? रॉलेक्ट एक्ट का बनना था। ठीक है, और साइमन कमीशन तो हमने देखा ही 1928 में भारत में आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो अभी आपने देख ही लिया, कई बार ये मिल चुका आपको। किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन में क्या दे दिया? जनरल डायर भी, तो आपको नहीं याद रहेगा कि ओ डायर को मारा था उनने, तो फिर कैसे बनेगा? इसलिए आपको याद रखना है कि जो उधम सिंह है उन्होंने किसको मारा था? सर माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, और आर डायर जो है यहाँ पे घटनास्थल पे क्या कहते हैं उसको, अवेलेबल था, जिसने ऑर्डर दिया था गोरखा रेजिमेंट को। ठीक है, अब देख लेते हैं ओ डायर जो है, अच्छा DWYER होगा डायर का जो है। ठीक है, 28 अप्रैल इसका जन्म मनम का दिया है, तो ये छोड़ दीजिए, ये नहीं कोई पूछेगा। 1912 से 1919 तक ये भारत में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था, ये याद रखिएगा, ध्यान में एक बार गो थ्रू हो लीजिए। ओ डायर ने अमृतसर नरसंहार के संबंध में कर्नल रेजिनेल्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था और इससे सही ठहराया था। अब ये और आदेश पारित किया तो क्यों नहीं कहेगा कि ये सही है? इसके कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने श्री उधम सिंह जो थे, अपने उधम सिंह जो जाके 13 मार्च 1940 को जाके उसको गोलियों से पूरा छल्ली कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगला स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो अगले चैप्टर में करेंगे अपन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल से, जैसे अभी अपने रॉलेक्ट एक्ट का डिटेल से किया था। देखिए, अब रॉलेक्ट एक्ट कहीं भी आप पढ़ो जाके, अगर फैक्ट छूटता है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि ये वाला फैक्ट आपने जो है इसमें नहीं लिया है। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उस पर और काम करूंगी। ठीक है, और ऐसे अब मैंने क्या किया, सोचा है कि एनसीईआरटी की बुक लूंगी और उसके साइड में ही क्या करूंगी, जो फैक्ट्स हैं वो चिपकाते जाऊंगी। उससे आपको क्या होगा, वहीं पे आप लोग पढ़ लोगे तो फायदा रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि देखिए एक चैप्टर हो, एक जगह आप पढ़ लो तो आप वहीं पढ़ लो, उसके बाद फिर से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसी तरह का अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो बना सको। ठीक है, बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा मैंने जो हिस्ट्री है उसमें टॉपिक देखा है, खास तौर पे ये जैसे राजा राम मोहन राय, सरस्वती दयानंद सरस्वती, इन लोगों से जो क्वेश्चन है ना बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो भी किया जाएगा क्वेश्चन जब आएगा वो। फिर आनंद मठ, ये सब सन्यासी विद्रोह, तो विद्रोह तो जनजाति विद्रोह खास तौर पे, और ऑल फ्रीडम टू वर्ड्स जो फाइट हुए थे, रिवोल्ट हुए हैं फ्रीडम के लिए, वो सारे स्पेशली जैसे बिरसा मुंडा, जनजाति विद्रोह है, उन सब पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी किए जाएंगे। ठीक है, फिर भारत से बाहर भी आंदोलन जो क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे संगठन बिठाए गए हैं, बनाए गए हैं, वो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना वो पूरा के पूरा करना है। ठीक है, तो वो भी मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है बीपीएससी में कितना आया, तो वो एक वीडियो में ला दूंगी। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति है, देखेंगे आप एक ही बुक से, एक ही चैप्टर से, जो वो वाला बुक जो है ना एमपी बोर्ड वाली बुक, उसके में जितने भी लगभग मेरे ख्याल से अब तक 10 से 12 क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति से पूछे जा चुके हैं। तो एक बार होगा तो मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन बाद में, क्योंकि 1857 की क्रांति के मैंने सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इससे क्वेश्चन ना आया ऐसा हो ही नहीं पाता है, हमेशा आता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या चाहे बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के जो स्पेशल अधिवेशन है ना जिसमें कुछ हुआ हो, वैसे क्वेश्चंस भी है, बहुत आते हैं। और खास तौर पे जो बिहार में गया और पटना में अधिवेशन जो हुआ था ना 1912 और 1922 वाला, वो भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी से जुड़े जो सारे प्रश्न है वो भी बहुत आते हैं। तो अभी अपन ने रॉलेक्ट एक्ट और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लिया, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा, खिलाफत आंदोलन आएगा, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग जैसे है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग किसके पास था, ये तो एनी हाउ याद करना पड़ेगा, अंतिम सरकार कब गठित की गई, और अंतरिम सरकार में जो है
कौन सा विभाग जो है किस लीडर को मिला था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब पे हम लोग किसी भी वीडियो पे क्वेश्चन करें या ना करें, उस पर जरूर करेंगे। अगला वीडियो जो होगा खिलाफत आंदोलन को लेकर होगा और उसका एमसीक्यू होगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन के साथ होगा। उसके बाद देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जो है जाहिर करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। जो न्यू है चैनल को वो प्लीज़ अपने इस चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो सिंपल सी बात है, आप जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।